Hello student, today I will discuss next lecture structure of atom. What is exceptional configuration? ठीक है? I have told previous video different type of atoms of the different electronic configuration, but some configuration are exceptional. Today I will discuss exceptional configuration. स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फ्रीड एंड हाफ फ्रीड ऑर्बिटल भी हमें यही पे जानेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री कहती है हाफ फ्रीड ऑर्बिटल एंड फुल फ्रीड ऑर्बिटल। किसी भी एटम का जब हम सबसेल में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो जो हाफ फ्रीड ऑर्बिटल होता है हमारा वो मोस्ट स्टेबल केस है और फुल फ्रीड ऑर्बिटल भी हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल केस है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ पे हमारा जो 1 से 30 तक में मैं अगर एक्सेप्शनल केस देखूं तो क्रोमियम एंड कॉपर के अंदर जो होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉपर का क्या होता है एटॉमिक नंबर 29। ओके, इन दोनों में एक्सेप्शनल केस है। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, कि एक्सेप्शनल इसमें क्यों, ठीक है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ स्टार बना देता हूँ, ठीक है। और तो जनरल हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन क्रोमियम और कॉपर को करने के लिए बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्रोमियम का देखता हूँ अकॉर्डिंग आवर बाउल जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2, ठीक है। अकॉर्डिंग आवर बाउल प्रिंसिपल ये कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, ओके, बट इट्स नॉट अ करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, माइंड करिएगा, यदि मैं यहाँ 3d4 और 4s2 को देखूं, d हमारा क्या है, ये हाफ फ्रीड ऑर्बिटल यहाँ पे ये बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। d में आप जानते हो d सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पे 4s में s में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अगर s का 4s का एक इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाए, यस का एक इलेक्ट्रॉन d में अगर ट्रांसफर हो जाए तो ये 3d5 हो जाएगा और 3d5 के साथ ही ये हाफ फ्रीड शो करने लगेगा, हाफ फ्रीड ऑर्बिटल। तो ये केस बन जाएगी हाफ फ्रीड ऑर्बिटल एंड फुल फ्रीड ऑर्बिटल आर वेरी स्टेबल केस। ओके, यहाँ पे देखते हैं जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका है क्रोमियम का, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट जो आपको करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s। ओके, अभी क्या है, ये आपका d वाला क्या है, हाफ फ्रीड ऑर्बिटल है। d में क्या है देखिए, यहाँ पे d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 1 इलेक्ट्रॉन हम अकॉर्डिंग नियम भरते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हाफ फ्रीड ऑर्बिटल आर वेरी एक्स्ट्रा स्टेबल। ओके, दिस इज स्टेबिलिटी केस। यहाँ पे हाई मतलब मैं बोला कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यस का एक इलेक्ट्रॉन d में डाल दिया तो ये हाफ फ्रीड हो गया, ठीक है। अभी क्या था, पार्शियली फ्रीड था, 4 होता तो क्या होता, पार्शियली फ्रीड होता। तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, अब यस से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो 4s 1 हो गया, ठीक है। ये और इसको समझने के लिए यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी क्या है कि ये d के जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन कितनी जगह एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें और इसमें, 4 जगह पे ये अपने आप को एक्सचेंज कर सकता है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जितना ज्यादा होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा जितना होगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी।
ठीक है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो मैं एक्सचेंज एनर्जी को देखता हूँ, पहले इसके लिए एक्सचेंज एनर्जी देखता हूँ। पहले तो यहाँ देख लो आप, एक्सचेंज एनर्जी देखना है हमको 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके, एक 3d4 के लिए हम भरते हैं यहाँ पे 3d4 1 2 3 एंड 4। ओके, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ये पहला इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसको देखिए, ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। टोटल एक्सचेंज यहाँ कितना कर सकता है, ये 3। ओके, अब अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इसके एक्सचेंज को देखूँ, ये कहाँ जा सकता है, इसमें जा सकता है और इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, दो में एक्सचेंज कर सकता है। और इसका देखूँ तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को ये केवल इसमें एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल एक्सचेंज अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज में जो एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रॉन के घूमने की, जैसे क्या होता है हमारे पास जब हम घर पे होते हैं तो पड़ोस के घर में भी जा सकते हैं, बगल वाले घर में भी जा सकते हैं, हर कमरे में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इक्वल टू कितना हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन 3 टाइम एक्सचेंज किया, दूसरा वाला 2 टाइम एक्सचेंज किया और तीसरा वाला 1 टाइम एक्सचेंज किया। टोटल जो है 6 टाइम आपका ये एक्सचेंज कर रहा है। तो द नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन टेक्स प्लेस इन D5 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये तो D4 का कॉन्फ़िगरेशन था और D5 के लिए हम एक्सचेंज देखें, एक्सचेंज फॉर D5। ओके, तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। 1 2 3 4 5 1 इलेक्ट्रॉन D5 के लिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिया, चेक करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंज दिस, इसमें गया और इसमें गया और इसमें गया, 4 एक्सचेंज यहाँ से मिले, तो इसको लिख सकते हो आप नीचे 4 एक्सचेंजेस बाय इलेक्ट्रॉन 1, 4 एक्सचेंजेस बाय इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एक्सचेंज किए गए। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सचेंज को अगर मैं देखूं 1 2 एंड ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा 3 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं सेकंड के लिए 3 पहली केस है, सेकंड केस है 3 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 2। थर्ड देख लें तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सचेंज यहाँ पे और एक एक्सचेंज यहाँ पे, तो आप इसे चेक करिए 2 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 1, 3 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 2, 3 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 2, 2 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 3। ओके, और यहाँ पे 1 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 4। ओके, तो टोटल एक्सचेंज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कितना दिखाई पड़ रहा है आपको, टोटल एक्सचेंज। बहुत टफ रूल नहीं है, वेरी सिंपल है। मैंने बोल दिया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ही स्टेबल है, स्टेबल केस है अकॉर्डिंग केमिस्ट्री रूल्स या कॉन्फ़िगरेशन रूल कह सकते हैं उसको। यहाँ पे टोटल एक्सचेंज कितना मिला देखने को, टोटल एक्सचेंज इक्वल टू 4 + 3 + 2 + 1, कितना हो गया 10। टोटल एक्सचेंज 10 है। और देखो D4 के लिए टोटल एक्सचेंज कितना मिला, आपको मिला टोटल एक्सचेंज 6 और D5 के लिए टोटल एक्सचेंज कितना मिला आपको 10। तो ये वाली केस जो है स्टेबल है। ओके, तो मुझे क्या करना है,
हाफ फील्ड और फुल फील्ड को ध्यान में रखना है। तो ऐसे कॉपर के लिए है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 29 है, तो करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2, ओके 3d9 और ये यहाँ पे कितना है 4s2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यस का जो है इसमें आ जाएगा, तो ये 3d10 हो जाएगा। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये तो आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकरेक्ट, क्या लिख देता हूँ इनकरेक्ट, ठीक है। और 29 करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये 4s, ये आपका क्या है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी जो है आपका ये अभी 10 इलेक्ट्रॉन डी में ऑर्बिटल होते हैं 5, पांचों में आपके ऑर्बिटल में फुल फील्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने 10 अकॉर्डिंग टू आप होमस, ठीक है। ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है और ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल था, तो अभी क्या किया इसको हमने क्या किया कंप्लीटली कर लिया, बस ये के इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसी अगर सिचुएशन बन रही है कि हमारा जो है ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो सकता है, तो ऐसे केसेस में हमें यहाँ पे कर लेना चाहिए और इसी को हम बोलते हैं क्या आपका एक्सेप्शनल केस, जो मैंने कॉपर और क्रोमियम में आपको बताया, ठीक है। हमें उम्मीद है बात मुझे समझ में आया होगा एक्सेप्शनल केस। तो आप यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, greater is the exchange energy, greater is the exchange energy, comma greater is the stability of the electronic configuration, greater is the stability of electronic configuration, greater is the exchange energy, greater is the stability of electronic configuration, ओके। ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक था एक्सेप्शनल केस, और बाकी आप किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे कोई आज पूछ लिया एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, तो आप कह सकते हैं द एनर्जी रिलीज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज करते टाइम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या करेंगे एक्सचेंज एनर्जी हम बोलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन and their magnetic property, ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। केटायंस क्या होता है,
किसी भी एटम से, मान लो ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। ये केस क्या है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। ये आपके पास एक एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज कर दिया और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। जब कोई एटम जो होता है, कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ बताऊँ, x आपके पास एक दूसरा एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या फॉर्म किया, x माइनस। ये आपका क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए, माइनस आने पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है किसी आइसोलेटेड एटम में, प्लस आने पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसे हम बोलेंगे एनायन, क्या बोलेंगे, एनायन। किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज का आना एनायन बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज का आना क्या बोला जाता है, कैटायन, ठीक है। जब एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो कैटायन बनाता है, और एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या कोई एलिमेंट तो क्या बनाता है, एनायन बनाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्लियर है। एक बात याद रखें, अगर अनपेयर एटम और आयंस का कॉन्फ़िगरेशन करें और उसे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है, क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जैसे अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया किसी का, हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, Fe2+, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन छोटा सा ले लूँगा जिससे आपको समझ में आएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+, write the electronic configuration of Fe2+. How many unpaired electrons are present in Fe2+? How many unpaired electrons present in Fe2+? How many unpaired electrons are present in Fe2+? ओके, और Fe का होता कितना है, 26। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले, इसका आंसर कैसे देंगे हम, पहला काम है Fe का कॉन्फ़िगरेशन करना, 26 होता है, करते हैं 1s2 2s2, सीख लो आप, पावरफुल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2, तो मैं 2 कर लेता हूँ, d का चेक कर लेता हूँ कितना आएगा, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 12 6 18 to 20 और ये हो गया 3d6, क्लियर है। अभी क्या मुझे करना है, Fe2+ चाहिए। Fe2+ आते ही जो 26 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने किया था, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी एटम के अंदर, तो Fe2+ के अंदर 26 मतलब अभी क्या है, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन कितना करना है, 24 का। ये 2 का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर हो जाएगा, यस वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, स्मॉल m की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिलीज होगा, ओके। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे d के लिए देखते हैं, d का चेक करते हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल कर लिया, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, देयरफॉर इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे, तो क्या बताएंगे आप, बताइए, डायमैग्नेटिक, क्या बनाएंगे, बताएंगे, सॉरी पैरामैग्नेटिक, क्या बताएंगे, पैरामैग्नेटिक। तो आपका आंसर होगा देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+, इट इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ लिख सकते हो देयर आर 4 unpaired electrons, there are 4 unpaired electrons in Fe2+,
इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या आयन, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का केस है, तो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और अगर पेयर्ड है, ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक। और अगर पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। ठीक है, समझ में आया कि एटम और आयंस को कैसे आप बनाएंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर? अगर आपका ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो गए, पूरे पेयर्ड है, फुल फील्ड मतलब कह सकते हो डायामैग्नेटिक, और हाफ फील्ड है और अनपेयर्ड है तो वो सारा पैरामैग्नेटिक के अंदर आएगा। ठीक है, ये चैप्टर इसी के साथ खत्म हुआ। आप इसके लिए रिवीजन करिएगा, ठीक है, इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा लेंथी था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, थैंक यू।